Hey students, my name is Ayush and I'm your faculty for civil engineering and you are watching Assam civil engineering classes. Okay, so आपको एक important information देनी है before starting our discussion, right? So discussion important information क्या है? तो जुलाई 1 से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, सो जल्दी जल्दी इनरोल करिए, इनरोल फास्ट, ओके, सो दैट यू नो हम जल्दी से जल्दी फैंटास्टिक वे में अपना जो प्रिपरेशन है स्टार्ट करें, ठीक है, सो दैट हम एक गवर्नमेंट जॉब पा सकें और अपने स्टेट में जेई और एई बन सकें और साथ ही इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम्स को फेस करने में कोई डिफ़िकल्टी ना होने, राइट। सो हम अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन says that the shear strength of soil increases with any shear strength क्या होता है, राइट। तो shear strength का एक्सप्रेशन मैंने पहले बताया था, लाइक टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार tan phi, ठीक है, वेयर सी क्या है, हमारा कोहेजन है, राइट। फाई क्या है, tan phi वाला टर्म है, इसमें फाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शन को, और जो हमारा सिग्मा एन बार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस को, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस को, ठीक है, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस को। इसको हम और डिटेल में समझते हैं, शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने शेयर स्ट्रेंथ का डेफिनेशन लिख रखा है। तो शेयर स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट शेयरिंग स्ट्रेसेस, ठीक है, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वॉट, it can also be defined as maximum value of shear stress that can be mobilized within the soil mass, ठीक है। सो सॉइल मास अपने अंदर कितना मैक्सिमम वैल्यू शेयर स्ट्रेस का डेवलप कर सकती है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल शेयर स्ट्रेस, ठीक है। जो एक्सटर्नल एजेंसी है जो डिफॉर्मेशन कॉज कराना चाह रही है उसके रिस्पॉन्स में अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है। सो कितना सॉइल इंटरनली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस डेवलप कर सकती है वो हमारा शेयर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। सो शेयर स्ट्रेंथ किन वजहों से होता है, कौन से रीजन है इसके लिए। सो फर्स्ट रीजन इज इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स अपने आप में इंटरलॉक हो जाते हैं, सो इसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ डेवलप होता है, ठीक है। देन सेकेंड रीजन है फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स ड्यू टू स्लाइडिंग एंड रोलिंग। सो हम स्कूल में पढ़े हैं कि जो फ्रिक्शन होता है दो कारणों से होता है, एक है स्लाइडिंग और दूसरा है रोलिंग। सो ये भी एक रीजन है शेयर स्ट्रेंथ डेवलप होने का। और थर्ड रीजन इज कोहेजन, दैट इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल टू दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन, जो सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट। सो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, राइट, इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये सही है ना, जो अभी मैंने बताया। तो उसके जो ऑप्शन ए है वो सही है, स्टेटमेंट ए सही है, ठीक है। देन स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कोहेजन ऑफ द सॉइल, ठीक है, ये भी सही है, कोहेजन पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज़ जनरली नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो हम सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास विच परमिट्स द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स, सीपेज या मोर एप्रोप्रिएटली हम इसको बोल सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स इज कॉल्ड। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, या इसका एक और नाम होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, राइट। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, सो वी ऑल मस्ट नो, राइट। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड
disinfectant for drinking water throughout the world. तो throughout the world most commonly used disinfectant कौन सा होगा? क्लोरीन है. हम पढ़ते हैं जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस है रॉ वाटर का, उसमें लास्ट स्टेज जो आता है डिसइंफेक्शन, उसमें हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली क्लोरीन ऐड करते हैं. ठीक है. सो ये क्या करता है? डिसइंफेक्शन कराता है. डिसइंफेक्शन क्या होता है? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको किल करने का जो प्रोसेस है वो डिसइंफेक्शन है. और वहीं स्टेरिलाइजेशन होता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेदर गुड और बैड. गुड और बैड. ठीक है. गुड और बैड दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है. क्या कर, कौन सा प्रोसेस? स्टेरिलाइजेशन. ठीक है. स्टेरिलाइजेशन. राइट. तो अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है? द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोरीन कंटेंट इन वाटर इन डोमेस्टिक सप्लाईज. डोमेस्टिक सप्लाईज में, सो ये डोमेस्टिक सप्लाईज में जो हम ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक कोड आता है. कोड कौन सा है? IS 10500 2012, जो वेरियस लिमिट्स को बताता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, उनकी लिमिट्स को बताता है. ठीक है. सो ये सारी लिमिट्स हैं. ये हमें इनमें से मैक्सिमम याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम से पूछता है. सो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फ्लोराइड कंटेंट पूछा है. तो फ्लोराइड कंटेंट में जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो क्या है? 1 mg पर लीटर. राइट. एंड परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स. कोई ऑल्टरनेट सोर्स अगर नहीं है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? 1.5 mg पर लीटर तक मैक्सिमम. सो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है? 1.5 mg पर लीटर. सो लेट्स सी वेदर दिस इज एन ऑप्शन और नॉट. सो यहाँ पे ऑप्शन में है 1.5 ppm. राइट. सो 1.5 ppm या 1.5 mg पर लीटर. 1 mg पर लीटर को ही हम ppm बोलते हैं. सो 1.5 ppm विल बी द राइट आंसर. नाउ और भी लिमिट्स हम देखते हैं क्योंकि एग्जाम्स में और भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ सकता है. सो इम्पॉर्टेंट वाले देख लेते हैं. पहला है बेरियम. राइट. बेरियम एज mg पर लीटर में दिया है. एक्सेप्टेबल लिमिट 0.7 mg पर लीटर. और परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स क्या हो जाएगा? परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स क्या हो जाएगा हमारा? बेरियम के केस में नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है. ठीक है. इसी तरीके से बोरॉन भी बता सकते हैं. बोरॉन में जो एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.5 mg पर लीटर. और जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो इसका परमिसिबल लिमिट था, परमिसिबल लिमिट को क्या किया है? नो रिलैक्सेशन बताया है. ठीक है. कोई रिलैक्सेशन नहीं है इसमें. पहले ये 1 mg पर लीटर था लेकिन रिसेंट अमेंडमेंट में इसको नो रिलैक्सेशन कर दिया है. ठीक है. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? कैल्शियम एज Ca mg पर लीटर में है 75 mg पर लीटर. एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स क्या हो जाएगा? 200 mg पर लीटर. राइट. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्लोराइड एज Cl. क्लोराइड एज Cl mg पर लीटर में है मैक्सिमम. ये एक्सेप्टेबल लिमिट इसका क्या हो जाएगा? 250 mg पर लीटर. 250 mg पर लीटर. और कॉस्ट फॉर रिजेक्शन क्या हो जाएगा? कॉस्ट फॉर रिजेक्शन जो परमिसिबल लिमिट है इस इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स, इसी को हम कॉस्ट फॉर रिजेक्शन भी बोलते हैं. सो कॉस्ट फॉर रिजेक्शन क्या हो जाएगा? 1000 mg पर लीटर. ठीक है. इसी तरीके से फ्लोराइड इंपॉर्टेंट है. फ्लोराइड एज F mg पर लीटर में 1 mg पर लीटर. एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉस्ट फॉर रिजेक्शन या परमिसिबल लिमिट इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स क्या है? 1.5 mg पर लीटर. अगर हम 1 mg पर लीटर 1.5 mg पर लीटर से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सो हमारे टूथ में डिके होने लगेगा. ठीक है. और अगर 5 mg पर लीटर से ज़्यादा कर देते हैं अगर फ्लोराइड, तो हमारे जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगे. उसको हम बोलते हैं एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बोन्स. एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बोन्स. सो बोन्स बहुत जल्दी टूटने लगेंगे. ठीक है. मतलब बहुत ही कम अगर चोट लगती है फिर भी बोन्स टूट जाएंगे, टूटने के चांसेस रहेंगे. और अगर यही एक्सेप्टेबल लिमिट जो है, जो फ्लोराइड की लिमिट है, अगर 1 mg पर लीटर से कम हो तो ये भी जो है हमारा टीथ में डिके कराता है. और अगर 1.5 mg पर लीटर ज़्यादा होगा सो टीथ में डीकलरेशन कराएगा. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ. नाउ द नेक्स्ट लिमिट इज फ्री रेसिडुअल क्लोरीन. ये होगा 0.2 mg पर लीटर. एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट क्या हो जाएगा? 1 mg पर लीटर. ठीक है. नेक्स्ट वाले पे आते हैं आयरन. ठीक है. आयरन एज Fe mg पर लीटर मैक्सिमम लिमिट.
इस केस में रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट नंबर 1 जून 2015 में। उसमें ये चेंज हो गया है, ये पहले 0.3 mg पर लीटर था जो एक्सेप्टेबल लिमिट था, अब उसको चेंज करके 1 mg पर लीटर कर दिया है, ठीक है। सो 1 mg पर लीटर आयरन में एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉस्ट फेज एक्शन में नो रिलैक्सेशन, ठीक है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। देन नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट जो है वो है नाइट्रेट एज NO3, इसमें मोर देन 45 mg पर लीटर नहीं जा सकते, एक्सेप्टेबल लिमिट है ये, बिकॉज अगर उससे ज़्यादा जाते हैं, अगर इन्फेंट वो पानी पीते हैं, ठीक है, पानी में अगर 45 mg पर लीटर से ज़्यादा है नाइट्रेट और हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट है, वो पानी पीते हैं, सो उनको क्या हो जाएगा, मैथमोग्लोबिनीमिया और ब्लू बेबी डिजीज़, जो उनका स्किन होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, और इसलिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज सल्फेट। सो सल्फेट में एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, 200 mg पर लीटर और कॉस्ट रिजेक्शन है 400 mg पर लीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज टोटल अल्केनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट mg पर लीटर में 200 mg पर लीटर एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉस्ट रिजेक्शन इज 600 mg per liter, right? Then coming on to our next one, that is total hardness as CaCO3, ठीक है, अगेन 200 mg per liter एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉस्ट फेज एक्शन या परमिसिबल लिमिट क्या हो जाएगा, 600 mg पर लीटर, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट वंस थे, और भी जो हैं जो हमने स्किप किए हैं ये भी हमें जानना होगा, बिकॉज एग्जाम्स में कोई भी लिमिट पूछ सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, 5th नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इफेक्ट्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है, वो कैसे करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जनरली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। बट अगर हम हमारे जो ब्लड है, हमको हम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो फ्यूल्स हैं उनका इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बन रहा है, वो हम इनहेल कर रहे हैं, वो हम सांस में ले रहे हैं, सो उस केस में क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, बिकॉज जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी है, जो लव है हीमोग्लोबिन के लिए, वो ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। सो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो है हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, जो हमारे हार्ट है, हार्ट को कम ऑक्सीजन पहुंचेगा और इस वजह से हार्ट इफेक्ट होगा, और इवन सारे सेल्स भी इफेक्ट होंगे, बिकॉज जो हमारे सेल्स हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज इन रिवर। सो जब भी हम अपने वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर में डिस्पोज ऑफ करते हैं, सो रिवर सेल्फ प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से जो वेस्ट है उसको डिकम्पोज करती है और प्योरीफाई होती है, ठीक है। सो जो सेल्फ प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है बुक का। सो जो वेरियस फैक्टर्स हैं, नेचुरल फोर्स विच अफेक्ट ऑन विच दीज नेचुरल फोर्सेज ऑफ प्योरिफिकेशन डिपेंड। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है टर्बुलेंस, तीसरा है हाइड्रोग्राफी सच एज वेलोसिटी एंड सरफेस एक्सपेंस ऑफ द रिवर स्ट्रीम, ठीक है। सरफेस एक्सपेंस मतलब कि कितना जो रिवर है उसका विड्थ कितना है, कितना एरिया में फैली हुई है रिवर, ठीक है। देन द डी इज अवेलेबल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड द अमाउंट एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, एंड द ई ऑप्शन है, द ई क्या कह रहा है, रेट ऑफ रीएरेशन। रीएरेशन मतलब क्या होता है, जो हमारी रिवर है, रिवर के सरफेस पे जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता है, रिवर एब्जॉर्ब करती है, सो दैट जो ऑर्गेनिक मैटर है जो प्रेजेंट है, हमने डिस्पोज ऑफ किया है रिवर में, वो डिकम्पोज हो सके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसको क्या कहते हैं, एरोबिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। एरोबिक डिकम्पोजिशन जो होता है, जो एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, 3 टाइम्स इसका रेट जो होता है, इसका रेट 3 टाइम्स होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन के, ठीक है।
एनारोबिक डिकम्पोजिशन के रेट से 3 टाइम्स होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन का रेट। और जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है इसमें अनसैनिटरी कंडीशंस डेवलप होती हैं, अनसैनिटरी कंडीशंस डेवलप होती हैं और फाउल गैसेस डेवलप हो जाती हैं, फाउल गैसेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। सो इसको डिटेल में देख लेते हैं। Based on the effect of besides affecting the dilution and sedimentation rates, dilution मतलब कि अगर जैसे जो वेस्ट है, सपोज अगर वेस्ट का जो वॉल्यूम है 10 लीटर्स है, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, अगर इसी को 100 लीटर प्योर वाटर में डिस्पोज ऑफ करते हैं, प्योर वाटर में, सो ये क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। पहले 10 लीटर जो इसमें सपोज जो सॉलिड वेस्ट था, सपोज मैं कहता हूँ 10 लीटर में 50 kg था सपोज, ठीक है। सो ये 50 kg पर 10 लीटर था, यही 50 kg पर 100 लीटर हो जाएगा, ठीक है। सो ये डाइल्यूट हो गया, राइट, डाइल्यूट हो गया। तो इसका इफेक्ट जो होगा, हार्मफुल इफेक्ट्स जो होंगे, जो हमारे वेस्ट के जो पानी में डिजॉल्व है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, राइट। सो कमिंग ऑन टू, इसको डिटेल में देख लेते हैं। The temperature also affects the rate of biological and chemical activities which are enhanced at high temperature. High temperature पे enhance हो जाता है and depressed हो जाता है किस पे, lower temperatures पे. The dissolved oxygen content of water, which is very essential for maintaining the aquatic life and aerobic conditions, aquatic life and aerobic conditions, so as to avoid the anaerobic decomposition and subsequent nuisance caused by the eruption of foul odors, is also influenced by temperature, right. So जो dissolved oxygen है aquatic life maintain करने के लिए, और aerobic conditions जो हैं वो किससे affect होती हैं, temperature से। क्योंकि जो high temperature है, high temperature पे जो सॉल्वेबिलिटी है पानी का वो कम हो जाता है, सॉल्वेबिलिटी कम हो जाता है, सो ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगा, कम रीएरेशन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो रेट है बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज का वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे इनहेंस हो जाता है, ठीक है, इनहेंस एट हाई टेम्परेचर। सो इस केस में जो डिप्लीशन होगा ऑक्सीजन का, डिजोल्व ऑक्सीजन का जो खर्च होगा, खर्च होने की रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रैपिड डिप्लीशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस की वजह से जो हमारा रीएरेशन होता है वो रैपिड हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर वेलोसिटी अगर पानी की ज़्यादा है, ठीक है, और सरफेस एक्सपेंस ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया में फैली हुई है हमारी रिवर, तो उस केस में क्या होगा, जो एरेशन होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, एरेशन बढ़ जाएगा। सो एरोबिक कंडीशंस डेवलप होंगी और रेट ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन से, और साइंटिफिक कंडीशंस भी नहीं डेवलप होंगी। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है, सो बेटर एंड अर्लियर, जल्दी हो जाएगा और बेटर होगा सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ठीक है। और रेट ऑफ रीएरेशन अगर ज़्यादा है अगेन, सो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो होगा बेटर होगा, ठीक है। क्विकर विल बी द सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अगर रेट ऑफ रीएरेशन ज़्यादा है सो क्विकर होगा, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन उतनी जल्दी अगर डिजॉल्व हो रही है पानी में बहुत जल्दी, अगर पानी में बहुत ही स्पीड से हो रही है, सो उस केस में क्या होगा, सेल्फ प्यूरिफिकेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एनारोबिक डिकम्पोजिशन या एनारोबिक कंडीशंस डेवलप होने की चांसेस जो होंगी बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। सो आइए हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज इन रिवर इज डिजॉल्व ऑक्सीजन भी है, टेम्परेचर भी है और टर्बुलेंस भी है, सो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द प्रिवेंटिव मेजर कैसे रोका जाए, किसको, वाटर और एयर पोल्यूशन को, ठीक है, वाटर और एयर पोल्यूशन। सो पब्लिक कॉन्शियसनेस, ठीक है, सही बात है। पब्लिक कॉन्शियसनेस मतलब कि अगर हमारे अंदर से ही आवाज़ आ रही है, ठीक है, कि हमें पानी और हवा को, वाटर और एयर को पॉल्यूट नहीं करना है, ठीक है, सो हम नहीं करेंगे। सो पब्लिक कॉन्शियसनेस, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, अगर इंडस्ट्रीज हमारी कोऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, जो उनकी वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सपोज हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में जो इंडस्ट्रीज डिस्पोज ऑफ करती होंगी वेस्ट, ठीक है, वो अगर पहले ही इसको ट्रीट कर लें, पहले ही इसको ट्रीट करके फिर जो ट्रीटेड वाटर है उसको या तो डिस्पोज कर दें या किसी और वर्क में ले जाएं, ठीक है, किसी और काम में भी यूज़ कर लें। सो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर पॉल्यूट नहीं होंगी, ठीक है, राइट।
एंड टेकन द स्टेप्स टेकन बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो जो भी हमारे एक्ट्स होते हैं, लाइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986. ठीक है, ये कंट्रोल करता है जो भी पॉल्यूशन की गाइडलाइंस है. ठीक है, ये लेट डाउन करता है. सो ऐसे ही बहुत सारे एक्ट्स हैं. अगर ये एक्ट्स प्रॉपरली हमारे जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है और सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, ये पास करती हैं, जो लॉज बनाती हैं, इसकी हेल्प से भी जो होगा एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कम हो सकता है. ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, राइट, ऑल ऑफ द अबव. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? प्रॉब्लम नंबर 8. Problem number 8 says the serious health hazard caused by radioactive emission. ठीक है, सो रेडियो एमिशन की वजह से क्या होता है? रेडियो एक्टिव एमिशन की वजह से जो हमारा बोन मैरो में क्या होता है? बोन मैरो में हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, बोन मैरो में हमारी जो RBCs हैं वो डेवलप होती हैं, रेड ब्लड सेल्स डेवलप का फॉर्मेशन होता है. तो अगर बोन मैरो डैमेज हो जाता है रेडिएशन की वजह से, ठीक है, बोन मैरो डैमेज हो जाता है रेडिएशन की वजह से, सो बोन मैरो डैमेज होगा, सो एनीमिया होगा. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कम होंगे. एनीमिया में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका जो काउंट है वो कम होते जाता है. इसी तरीके से अगर एनीमिया हो रहा है, हमारे रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, सो अगेन इससे हम ये भी इन्फर कर सकते हैं, इससे हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा लाइफ स्पैन होगा वो छोटा होता जाएगा. और जेनेटिक इफेक्ट भी होता है, जैसे कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराया गया था, फैटमैन और लिटिल बॉय, इसकी वजह से आज भी देखा जाता है केसेस जो हैं कि जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो कई बार जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जो दिव्यांग पैदा होते हैं. ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल्ड पैदा होते हैं. सो जेनेटिक इफेक्ट भी होता है रेडियो एक्टिव एमिशन की वजह से. सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट. नाउ वी वांट टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. द स्टैंडर्ड BOD ऑफ वाटर इज टेकन फॉर. सो स्टैंडर्ड BOD हम पढ़ते हैं 5 डेज पे. BOD 5 डेज को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड BOD कहते हैं, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन C. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट द quantity of liquid waste which flows in sewers during the period of rainfall is known as. सो रेनफॉल के टाइम पे जो भी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वेस्ट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं स्टॉर्म सीवेज. ठीक है, स्टॉर्म मतलब कि रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग रेनफॉल. ठीक है, स्टॉर्म मतलब रेनफॉल, सो स्टॉर्म सीवेज बोलते हैं. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी C. नाउ वी वांट टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? द लॉन्ग टर्म राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम. सो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. सो जो लॉन्ग टर्म राइज होता है अर्थ्स के एवरेज टेम्परेचर में, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, राइट, और यहाँ पे जो गैसेस हैं वो एक तरीके से एक ग्रीन हाउस, एक तरीके से एक कवरिंग बना के रखती हैं. ये गैसेस कौन कौन सी? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है. ठीक है, ये एक लेयर बना के रखती है. सो जो हमारी सनलाइट है वो यहाँ से आती है, जो सन से आती है. ठीक है, वो आके स्ट्राइक करती है हमारे अर्थ सरफेस पे. ठीक है, अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक किया, कुछ सनलाइट एब्जॉर्ब हो गया और कुछ रिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है, अर्थ सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुआ अब वो बाहर जा रहा है स्पेस में. ठीक है, सो जो ये हमारी ग्रीन हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस जो बनाती है गैसेस, ये क्या करती हैं? इन जो सनलाइट की रेज है इनको बाहर नहीं जाने देती. ठीक है, इनको वापस रिफ्लेक्ट बैक करा देती है हमारे एटमोसफियर में. ये हमारा रीजन क्या कहलाता है? ये हमारा जो रीजन है एटमोसफियर है. ठीक है, सो वापस रिफ्लेक्ट बैक करा दे रही है ग्रीन हाउस जो फॉर्म हुआ है इन गैसेस की वजह से. और यही वजह है कि हमारा जो अर्थ है लिवेबल प्लानट है. ठीक है, बिकॉज जो हमारा एटमोसफियर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर बना के रखता है. अगर ये ग्रीन हाउस नहीं होता तो लिवेबल नहीं होता, बहुत ठंड रहती. ठीक है, बट ग्रीन हाउस की वजह से जो हमारा एटमोसफियर में प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो सन रेज हैं ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, और कुछ पार्ट जो है
वो अगेन स्पेस में चला जाता है, ठीक है, और मेजर कुछ पार्ट हमारे वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. बट अगर यही ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जा रही हैं, ठीक है, बिकॉज अब पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, ऑटोमोबाइल की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, सो ये ज़्यादा अगर गैसेज हो जा रही हैं, सो ये सारा का सारा, सारी की सारी जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हुई है उसको, जो अर्थ की सोलर रेडिएशन, उसको अगेन एटमोसफेयर में रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ठीक है. सो इस वजह से जो टेम्परेचर है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बढ़ते जा रहा है. सो ये फेनोमेनन प्रोग्रेसिवली क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग. किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, राइट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मेन कॉज ऑफ एसिड रेन. सो एसिड रेन क्या होता है, जो हमारी रेन होती है उसमें अगर एसिड्स की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है अगर, ठीक है, सो वो क्या बहुत हमारे लिए हार्मफुल है, इवन हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए. सपोज जैसे हमारा वन ऑफ द वर्ल्ड्स 7 वंडर्स है ताजमहल. ताजमहल का आप अगर आज इमेज देखते होगे, सो वो येलोइश होता जा रहा है, येलोइश होता जा रहा है, ठीक है, डिसकलर हो रहा है. ये किसकी वजह से हो रहा है, जो एसिड रेन है इसके वजह से. सो एसिड रेन किस का मेन कॉज क्या है, मेन कॉज है इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स. इसकी वजह से क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा एमिशन होता है इसका, और ये पानी के साथ जो हमारा रेन होती है उसके साथ मिक्स होके H2SO4 बना लेता है. सो ये क्या होती है, एसिड रेन कराता है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इट सेज इज पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो पेंटिंग क्या है, सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस पे करते हैं हमारे वॉल की सरफेस पे, सो ऑब्वियसली ये स्क्वायर मीटर में मेजर होगा, ठीक है. प्लास्टरिंग क्या है, अगेन सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस जो हमारी वॉल्स हैं, वॉल्स की सरफेस पे करते हैं, सो अगेन ये स्क्वायर मीटर में मेजर होगा, ये कॉमन सेंस की बात है. और ग्लेजिंग क्या होता है, जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें हम जो भी जहाँ पे भी ग्लासेस इंस्टॉल करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं. तो ग्लेजिंग अगेन क्या होगा, स्क्वायर मीटर में मेजर होगा, ठीक है, कितना हम ग्लास इंस्टॉल लगा रहे हैं, ठीक है, हमारे बिल्डिंग में, किसी भी विंडोज में या डोर फ्रेम्स में. सो ये अगेन सरफेस, उसके जो साइज है, ठीक है, जो भी साइज है, इसका जो एरिया है, इसके अकॉर्डिंग जो भी रेट्स लगाई जाएंगी. सो अगेन स्क्वायर मीटर में मेजर होगा ग्लेजिंग. सो ऑल ऑफ द अबव, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट. करेक्ट आंसर इज डी. नाउ वी वांट टू आवर नेक्स्ट वन. सो वन बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम पूछ रहा है. सो वन बैग ऑफ सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है 34.7 लीटर्स. इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, सो 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, सो 0.0347 cubic meter, right? So our correct answer will be option B, 0.0347 cubic meter. Now moving on to our next problem. क्या कह रहा है, for brickwork no reduction is made for the area of opening up to. So इसके लिए मैंने एक IS कोड की कटिंग लगा रखी है. IS कोड कौन सा है, IS 1200 पार्ट 2 1974, ठीक है. सो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो प्रोविजन है 4.1.8 कह रहे हैं, नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है. सो पहला है एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बीम्स, पोस्ट्स, गर्डर्स, राफ्टर्स, पर्लिन्स हमारे रूफ ट्रसेस में होते हैं, पर्लिन्स, ट्रसेस, कॉर्बल्स हमारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में होते हैं. ना स्टेप्स अप टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है. अगर इनकी क्रॉस सेक्शन जो है, जो हमारे वॉल्स में जा रही है, वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर या इससे कम है, ठीक है. सो कोई रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है. वॉल जो ब्रिक वर्क है उसमें कोई रिडक्शन नहीं करेंगे हम, ठीक है. ना नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर, ध्यान देने वाली बात है, 0.1 मीटर स्क्वायर, राइट. Now the C is saying what, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रीइंफोर्समेंट जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो माइनस नहीं होगा. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पाइप्स, कंड्यूट्स, शीथिंग,
नॉट एक्सीडिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच इन क्रॉस सेक्शनल एरिया एज स्पेसिफाइड। जो भी हम पाइप्स होती हैं, कंड्यूट्स होती हैं वायर्स के लिए, अगर उनका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है, सो इनका भी जो वॉल्यूम है ये माइनस नहीं होगा, ये एरिया जो है ये माइनस नहीं होगा। नाउ स्मॉल वॉइड्स सच एज द शेडेड पोर्शन में दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसे थे, अगर स्मॉल वॉइड्स है कहीं पे भी, स्मॉल वॉइड्स हैं, अगर कुछ ऐसे स्मॉल वॉइड्स हैं, ठीक है, और इनका एरिया कितना दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम क्रॉस सेक्शन में जो एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है, अगर लेस देन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सो इस केस में इनका भी एरिया जो होगा डिडक्ट नहीं होगा ब्रिक वर्क में, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओपनिंग के बारे में पूछा था, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.1 स्क्वायर मीटर, 0.1 स्क्वायर मीटर तक अगर जो ओपनिंग है, सो हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे हमारे ब्रिक वर्क में, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 16। सो रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड। रिवाइज एस्टिमेट क्यों बनाते हैं, जब कोई क्वांटिटी जो मटेरियल यूज़ करना है उसकी क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है या उनके रेट्स में चेंज आ गया है, ठीक है। सपोज हमने जो एस्टिमेट बनाया था 1 साल पहले बनाया था या 6 महीने पहले बनाया था, और अभी सपोज मार्केट में जैसे प्राइस बढ़ गया है उन मटेरियल्स का, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई न्यू वर्क है तो उस केस में हमें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाते हैं, सप्लीमेंट्री estimate, right? Now moving on to our next one. So next problem क्या कह रहा है, dry volume of concrete required for 100 square meter of 2.5 centimeter thick 1:2:4 DPC. DPC क्या है, damp proof course, राइट। डैम्प प्रूफ कोर्स कहाँ पे देते हैं हम, वॉल्स के नीचे प्लिंथ लेवल पे देते हैं, सो दैट जो नीचे से जो सब स्ट्रक्चर से जो मॉइस्चर है वो हमारे वॉल्स में ना आए, हमारे सुपर स्ट्रक्चर में ना आए, ठीक है। सो डीपीसी देते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है, 100 स्क्वायर मीटर एरिया दे रखा है और 2.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। सो 2.5 सेंटीमीटर थिक। सो इस केस में क्या होगा, डीपीसी हम किससे बना रहे हैं, कॉन्क्रीट से बना रहे हैं। सो मैंने किया वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट कितना रिक्वायर्ड होगा, वेट कंक्रीट कितना रिक्वायर्ड होगा ये होगा 100 स्क्वायर मीटर एरिया, एरिया इनटू थिकनेस कितना है 2.5, ठीक है। 2.5 और सेंटीमीटर को हमने किया मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर को किया मीटर में, सो कितना हो गया 2.5 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट है, ध्यान देने वाली बात है कि ये वेट कंक्रीट का वॉल्यूम है। जो ड्राई कंक्रीट का कितना वॉल्यूम हम लेंगे, ड्राई कंक्रीट का हम वॉल्यूम लेते हैं इसका 1.54 टाइम्स, सपोज ये VW हमने बोल दिया, सो 1.5 टाइम्स ऑफ VW, ठीक है, 1.54 टाइम्स, ठीक है, 1.54, इसको मैं और क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, 1.54 इंटू VW, ठीक है, 1.54 इंटू 2.5, जब इसको कैलकुलेट करेंगे सो हमको मिलेगा 3.85। करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, राइट, डी ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। फॉर इकोनॉमिकल डिगिंग द सेक्शनल एरिया ऑफ एक्सकेवेशन इज, ठीक है। सो इकोनॉमिकल डिगिंग जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इकोनॉमिकल डिगिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इकोनॉमिकल डिगिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल और इक्वल आता है वॉल्यूम ऑफ फिलिंग के, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल कंडीशन होगी, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा जो सेक्शनल एरिया है, ठीक है, सेक्शनल एरिया ऑफ एक्सकेवेशन इज इक्वल टू सेक्शनल एरिया ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो इस केस में जो डेप्थ ऑफ कटिंग होगा,
डेप्थ ऑफ कटिंग होगा, उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग डेप्थ। राइट, बैलेंसिंग डेप्थ। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? प्रॉब्लम नंबर 19। ठीक है, 19 कह रहा है फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क द थिकनेस इन mm ऑफ मोटार जॉइंट्स। तो हम इसको समझते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, क्योंकि अभी हमने मोटार जॉइंट का थिकनेस पूछा है, आगे हमें कुछ और भी पूछ सकता है। सो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में जो टॉलरेंस इन डायमेंशंस होती हैं, टॉलरेंस इन डायमेंशन, टॉलरेंस मतलब कि कितना हम अलाउ कर सकते हैं, प्लस माइनस कितना अलाउ कर सकते हैं। सपोज हमारा 10 सेंटीमीटर थिक वॉल बनानी है हमें, सो प्लस माइनस कितना हम उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, टॉलरेंस, सो प्लस माइनस 3% है टॉलरेंस इन डायमेंशन, प्लस माइनस 3%। सो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 3% ऑफ 10 सेंटीमीटर, इतना हम अलाउ कर सकते हैं प्लस माइनस। ठीक है, नो अगला क्या कंडीशन है, अगला है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है, वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 15% होना चाहिए। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 15% होना चाहिए। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कंप्रेशन में हमें स्ट्रेंथ मिलती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 10.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, नाउ सीमेंट टू सैंड रेशियो, सीमेंट टू सैंड रेशियो कितना होना चाहिए, रेशियो होगा, इसकी रेंज होगी 1:3 से लेके 1:6 तक। इससे ज़्यादा लीनर नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा रिच नहीं होना चाहिए जो मोटार है। ठीक है, और क्यूरिंग पीरियड कितना मिनिमम होना चाहिए, 10 डेज। राइट, क्यूरिंग पीरियड मिनिमम 10 डेज होना चाहिए। नाउ अगला क्या है, अगला कंडीशन है थिकनेस ऑफ मोटार जॉइंट, जो हमारे प्रॉब्लम में पूछा है, थिकनेस ऑफ मोटार जॉइंट शैल बी ग्रेटर देन 5 mm। ठीक है, और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है कहाँ पे यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड फॉर एक्सटीरियर वॉल्स। ठीक है, जो हमारी बाहर की वॉल्स हैं जिनको ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सो यूज्ड फॉर एक्सटीरियर वॉल ब्रिक वर्क। एक्सटीरियर वॉल में जो ब्रिक वर्क होगी वो कौन सी होगी, वो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क होगी। और शॉर्ट कॉलम्स और आर्चेज में होगा यूज। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। सो करेक्ट आंसर विल बी 5 mm, नॉट लेस देन 5 mm थिकनेस ऑफ मोटार जॉइंट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द फॉर्मेशन लेवल ऑफ हाईवे हैज अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर पर्टिकुलर लेंथ एंड द ग्राउंड इज ऑल्सो हैविंग लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। ठीक है, सो अगर ग्राउंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ये एक मैंने रफ फॉर्मेशन लेवल बनाया है। सो अगर एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है ग्राउंड का, ठीक है, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट हो सकता है, मिड सेक्शन फॉर्मूला से भी कैलकुलेट हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला से भी कैलकुलेट हो सकता है, और प्रिज्मोइडल फॉर्मूला से भी कैलकुलेट हो सकता है। सो ऑल द अबव आर करेक्ट। ठीक है, सो इसमें एक ब्रीफ हम बता सकते हैं कि जो हमारा मिड सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, मिड सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि सपोज हमारे जो लेवल है ए नॉट है, ए नॉट से स्टार्ट हुआ, ए नॉट A1 एंड सो ऑन अप टू AN। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल है, इसको हमने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। सो अगर ए नॉट और A1 जो फॉर्मेशन लेवल फॉर्मेशन का एरिया है, इसके बीच का अगर इसका एवरेज ले लेते हैं, मिड सेक्शन का अगर एरिया निकालते हैं A0 प्लस A1/2, इसी तरीके से A1 और A2 के बीच का एरिया, A2 और A3 के बीच का एरिया। ठीक है, जो मिड सेक्शन एरिया है। और अगर इस एरिया को
इस एरिया को अगर हम इनके बीच के जो डिस्टेंस है डी, ठीक है, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड अगर ए नॉट और A1, तो डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमें इस इतने डी डिस्टेंस तक का, डी गैप तक का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर्ड है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। तो ये क्या कहलाएगा हमारा। इसी तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। ये AM1 है, ठीक है, सपोज पहले मिड सेक्शन का, फिर AM2 AM3, उनके बीच का गैप जो है A1 A2 के बीच का गैप, A2 A3 के बीच का गैप। ठीक है, सो इससे क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क रिक्वायर्ड, वो मिड सेक्शन फॉर्मूला होगा। इसी तरीके से हम और डिटेल में पढ़ते हैं हमारे सर्वेइंग में ट्रेपेजॉइडल फार्मूला और प्रिज्मोइडल फार्मूला। ठीक है, सो ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव डी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेइंग दैट द brickwork is not measured in cubic meter. Brickwork is not measured in cubic meter in case of, right? So not इसके लिए एक मैंने कोड का स्नैपशॉट लगा रखा है। सो कोड कौन सा है, IS 1200 पार्ट 3, IS 1200 पार्ट 3, राइट, IS 1200 पार्ट 3, IS 1200 पार्ट 3 क्या कहता है, द brickwork shall generally be measured in cubic meter, ठीक है, अनलेस अदरवाइज इज स्टेटेड। ठीक है, अनलेस ये कोड कुछ कंडीशंस रखे। ठीक है, सो जनरली क्यूबिक मीटर में मेजर होता है, और अगर स्पेसिफिक कंडीशंस है कुछ, तो उस केस में क्यूबिक मीटर में मेजर नहीं होगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस। सो वॉल्स 1 brick thick वॉल कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 brick thick, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। सो 1 brick thick अगर वॉल है हमारी, 1 brick thick या लेस है, उससे कम है, तो मेजर्ड सेपरेटली इन स्क्वायर मीटर स्टेटिंग द थिकनेस। थिकनेस बताते हुए हम उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। वो मेजर क्यों करना है, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, जो ब्रिकवर्क की कॉस्ट आ रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए। अगेन अगला क्या कह रहा है, वॉल्स एक्सीडिंग 1 brick thick, 1 brick thick बट नॉट एक्सीडिंग 3 bricks। ठीक है, सो अगर एक ब्रिक थिक से ज़्यादा है, बट नॉट एक्सीडिंग 3 bricks। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, शैल बी मेजर्ड इन मल्टीपल्स ऑफ हाफ ब्रिक विच शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ मोर्टार जॉइंट्स। ठीक है, सो हाफ ब्रिक साइज के टर्म्स में हम उसको मेजर करेंगे, कितने हाफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं। सपोज अगर 2 brick थिक वॉल है, तो कितने हाफ ब्रिक्स होंगे, 4 हाफ ब्रिक्स इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग द थिकनेस ऑफ मोर्टार जॉइंट्स भी इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, नाउ द फ्रैक्शंस ऑफ हाफ ब्रिक्स अकर ड्यू टू आर्किटेक्चरल और अदर रीजंस। कुछ अगर आर्किटेक्चर, अगर उसका जो एस्थेटिक वैल्यू है, ठीक है, उसको इंक्रीज करना है, जो अपीयरेंस है उसको इंक्रीज करना है, सो हम कई बार ब्रिक्स को तोड़ के हाफ पीसेस में या 1/4 उसको यूज करते हैं। तो उस केस में कैसे मेजरमेंट होगा, 1/4 अगर मेजर करें अप टू 1/4 ब्रिक थिक, ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट लेंगे, एक्चुअल जितना मेजरमेंट है वो यूज करेंगे, और अगर एक्सीडिंग 1/4 ब्रिक से ज़्यादा है, तो फुल हाफ ब्रिक कंसिडर करेंगे। सपोज ये 1/4 से ज़्यादा है, सपोज ये 1/3 भी है, 1/3 ब्रिक भी अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हाफ ब्रिक थिक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, हाफ ब्रिक थिक ही कंसिडर करेंगे। नो, अगला जो कंडीशन है, फॉर वॉलिंग विच इज मोर देन 3 bricks, अगर 3 bricks से ज़्यादा है, ठीक है, 3 bricks से ज़्यादा है, सो उसके क्या होगा, थिकनेस जो होगा, एक्चुअल थिकनेस ऑफ वॉल शैल बी मेजर्ड, राइट। सो एक्चुअल थिकनेस वॉल की मेजर करेंगे हम उस केस में। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट। सो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, brickwork is not measured in cubic meter। ठीक है, if in case of 1 or more than 1 brick wall, गलत बात है। ठीक है, brickwork in arches, ये भी गलत है, reinforced brickwork गलत है, हाफ brickwork, ठीक है, हाफ brickwork। अगर 1 brick thick या उससे कम है, सो स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, सो हाफ brickwork। करेक्ट आंसर विल बी डी। Now moving on to our next problem. Next problem is saying what? Next problem says that extra length required for 2 semi-circular hooks of
reinforcement बार. सो अगर ये सेमी सर्कुलर हुक है, थीटा 180 डिग्री बनाता है, सो इस केस में जो एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड है, इसको बेंड करने में जो एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड हुआ होगा, लगा होगा हमारे रीइंफोर्समेंट का, हमारे सरिये का, वो कितना होगा 9D. 9D रिक्वायर्ड फॉर 2 सेमी सर्कुलर हुक्स. एक सेमी सर्कुलर हुक में 9D और 2 है तो 9 इंटू 2 18D हो जाएगा. ठीक है, सो करेक्ट आंसर 18D हो जाएगा. और अगर ये 90 डिग्री हुक है तो उस केस में 60 एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड होता है. अगर एक राइट एंगल हुक है, ठीक है, 90 डिग्री हुक है, एक है तो 60, अगर दो है तो 12D हो जाएगा सिमिलरली. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इस केस में क्या है ना 18D. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज. तो मेन फंक्शन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज को मैनेज करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, सो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कहलाएगा. ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज ठीक है, दैट आर कंडक्टेड ड्यूरिंग प्री डिजाइन. कौन सी एक्टिविटीज दैट आर कंडक्टेड ड्यूरिंग प्री डिजाइन, डिजाइन से पहले की स्टेज में, या डिजाइन की फेज में, या कंस्ट्रक्शन फेज में. ठीक है, या कंस्ट्रक्शन फेज में जो भी एक्टिविटीज है उनको जो मैनेज करना है. ठीक है, टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट, राइट. कंट्रोल द प्रोजेक्ट. कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो हमने प्लानिंग किया है या शेड्यूलिंग किया है उसका एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. जो हमने प्लान किया है कि कैसे कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है. ठीक है, प्लानिंग मतलब कि सपोज हमें फाउंडेशन बनाना है, सो हमें प्लान करना होगा कि पहले हम अर्थवर्क करेंगे. सपोज 10 मीटर में करना है, हमें फाउंडेशन बनाना है, सो हम प्लान करेंगे कि पहले हम कंटिन्यूसली 10 मीटर में अर्थवर्क करते जाएंगे. ठीक है, गड्ढा खोदते जाएंगे, और उसी साथ साथ हम जो रीइंफोर्समेंट है उसको प्लेस करते जाएंगे पीछे से. ठीक है, सो ये प्लानिंग का पार्ट है. ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज करना, लेबर्स को, मैन को, मटेरियल को, इक्विपमेंट को ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, फिर जो डायरेक्टिंग, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, जो हमारे लेबर्स है, जो हमारी मेजन है, उसको डायरेक्ट करना, कैसे कैसे क्या क्या एग्जीक्यूट करना है. फिर कंट्रोलिंग का पार्ट आता है. कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, कंट्रोलिंग में होता है हमें चेक करना है कि हमने जो प्लानिंग की है, जो शेड्यूलिंग की है, जो हमने शेड्यूल बनाया कि पहले हफ्ते में हमें अर्थवर्क करना है, दूसरे हफ्ते में हमें रीइंफोर्समेंट को प्लेस करना है. ये एक एग्जांपल है. इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है. सो जो हमने प्लानिंग की है, शेड्यूलिंग की है, वो टाइम से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, सो कंट्रोलिंग का पार्ट आता है. सो हम ऑप्शन में देखते हैं अभी. सो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, और डायरेक्टिंग होता है. सो ऑल ऑफ द अबव, राइट, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज दैट a critical activity has. So let's understand critical activity कौन सी होती है. So जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द डिग्री ऑफ टोटल फ्लूइड इज वेरी यूजफुल रिगार्डिंग क्रिटिकलिटी ऑफ एक्टिविटी. क्रिटिकलिटी ऑफ एक्टिविटी मतलब कि जैसे हम जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सपोज वेरियस पाथ्स है उस प्रोजेक्ट को करने के, वेरियस पाथ्स हैं उस एक जगह पे पहुंचने के लिए.
एक प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब सारी एक्टिविटीज कंप्लीट है, सारी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर कंप्लीट, तभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट माना जाएगा। सो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होगी? क्रिटिकल एक्टिविटी होगी जो मतलब बिल्कुल भी जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, डिले नहीं कर सकते हैं, कोई डिले नहीं कर सकता, वो क्रिटिकल एक्टिविटी है। So there may be various sequence of activities leading the initial event to the final event. This is the initial event or final event. These activities can be classed on the basis of degree of float. Degree of float. So supercritical activity होती कौन सी? Supercritical activity. Let's erase this one. So supercritical activity होती है हमारी. Then the float of the activity is negative. Float क्या होता है? By the time by which, duration by which हम जो start है या फिनिश है, स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, जो कोई भी एक्टिविटी है उसको हम उसके स्टार्ट या फिनिश को हम डिले कर सकते हैं, कैन बी डिलेड, स्टार्ट और फिनिश कैन बी डिलेड। इस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? द टाइम ड्यूरेशन बाय विच स्टार्ट और फिनिश कैन बी डिलेड इज नोन एज फ्लोट, टोटल फ्लोट। सो सच एक्टिविटी, जब फ्लोट क्या है? नेगेटिव है, फ्लोट नेगेटिव है, सच एक्टिविटी डिमांड्स वेरी स्पेशल अटेंशन एंड एक्शन। सो इन एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होती है? व्हेन द फ्लोट इज जीरो, ठीक है, जब फ्लोट जीरो है, ठीक है, सच एक्टिविटी डिमांड्स अबव नॉर्मल अटेंशन विद नो फ्रीडम ऑफ एक्शन, सो सच एक्टिविटीज आर नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटी। और नेक्स्ट वन इज सब क्रिटिकल एक्टिविटी, व्हेन द फ्लोट इज पॉजिटिव, फ्लोट जो है पॉजिटिव है, जब कुछ टाइम अवेलेबल है हमारे पास कि हम स्टार्ट और फिनिश को डिले कर सकते हैं, अभी हमारे पास गुंजाइश है उस चीज़ की। सो जो फ्लोट पॉजिटिव है अगर, तो डिमांडिंग नॉर्मल अटेंशन, ठीक है, सच एक्टिविटी डिमांड्स नॉर्मल अटेंशन बट अलाउइंग सम डिग्री ऑफ सम फ्रीडम ऑफ एक्शन, कुछ फ्रीडम अलाउ करता है, ठीक है, कुछ डिले हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस केस में, हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। सो ऐसे एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल सब क्रिटिकल एक्टिविटीज़, राइट। सो हमको क्या पूछा है? क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। सो क्रिटिकल एक्टिविटी हैज जीरो फ्लोट, राइट। क्रिटिकल एक्टिविटी हैज जीरो फ्लोट।